Good morning again. Yes, introduction of theme number 7 has been over. Now I start as usual from page number 155. Okay, open your books with page number 55, 155. Sorry, 153. 153 page number. Revival of cities of Italy. इटली की जो सिटीज थे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, 3 सिटीज रिवाइव हुए, फिर से जिंदा हो गए, रीएवेकन हो गए. कौन कौन से थे? फ्लोरेंस था, वेनिस था एंड रोम. ये डेवलप कर गए कब? इन बिटवीन 14 to 17 सेंचुरी. इस सेंचुरी के बीच में ये सिटीज बहुत डेवलप की. यहाँ डेवलपमेंट किस में आया? आर्ट, लिटरेचर, यानी डिफरेंट पेंटिंग्स, अलग अलग तरह की चीजों के अंदर न्यू आइडियाज इन्फ्यूज किए गए, न्यू लर्निंग इन्फ्यूज की गई. ठीक है, इसके बारे में हम इसमें आगे और समझेंगे. तो रिवाइवल ऑफ मतलब जिंदा होना, फिर से जीवित होना नए सिटीज का. 3 सिटीज इसमें डेवलप हुए और इसमें यहाँ पर यही दिया हुआ है आपके इसमें, और कुछ बैकग्राउंड के साथ दिया हुआ है. इसलिए मैं नेक्स्ट, क्योंकि ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में. अब पेज नंबर 154 पे आए आप. 154 में हम लेंगे, हम इसको यहाँ से लेते हैं कि हमारा बिजनेस यूरोपियन, एडवांस यूरोपियन बिजनेस, यूरोप ऑफ 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी का जो बिजनेस था, ट्रेड था, had been started to other countries as well, like that of China and other countries. And सिल्क रूट के बारे में आता है, इसमें लिखा है पेज नंबर 153. तो मैं फिर से ले रहा हूँ कि चाइना जो सिल्क रूट, रेशम जिसके लिए चाइना पॉपुलर है, जिसके लिए चाइना पॉपुलर रहा है, तो वहाँ एक रास्ता है, एक रूट है जिसको सिल्क, जहाँ से सिल्क का बिजनेस या जो ट्रेडर्स हैं वहां से आते जाते हैं, इसलिए उसका नाम सिल्क रूट हो गया. ठीक है. एंड सो ट्रेड बिटवीन, इस तरह से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से जो बिजनेस था, व्यापार था, वो कंटिन्यू होने लगा. तो इट वाज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न या एडवांस्ड यूरोप ऑफ 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. उसके बाद कहता है नेक्स्ट पैरा 154, इटालियन टाउन्स प्लेड ए सेंट्रल. इटालियन जो टाउन्स थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. दे नो लॉन्गर था देमसेल्व्स एज ए पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर. ठीक है, ये अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ये डिपेंडेंट नहीं थे. इससे पहले वाले जो सिस्टम था फ्यूडलिज्म, वहां पर ये जितने लोग थे वो उनसे रिलेटेड थे, उन पर डिपेंडेंट थे. अब ये डिपेंडेंट हो चुके थे. और 2 ऑफ दी, इनमें जो 2 सिटी थे, फ्लोरेंस और वेनिस, वर रिपब्लिक. ये गणतंत्र थे, गणतंत्र बन चुके थे. यहाँ पर इलेक्शन बाई वोट हुआ करता था. एंड मैनी अदर वर्क. और जो इसके अलावा जो और सिटीज थे, वो सिटीज कोर सिटीज थे, दरबारी शहर, जहाँ पर दूसरे ढंग से रूल बाई प्रिंस, जहाँ पर राजाओं का या राजकुमारों का शासन हुआ करता था. अब कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वाज वेनिस. इनमें सबसे वाइब्रेंट जो सिटी था वो वेनिस नाम का सिटी था, जो इटली का था. अनदर वाज, जो दूसरा था वो जेनेवा था. दे वर डिफरेंट फ्रॉम, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे. अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के दूसरे पार्ट से ये बिल्कुल अलग थे. द क्लर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर. इन दोनों सिटीज के अंदर अब प्रीस्ट रूल नहीं चलता था, है ना. नॉर वर दे पावरफुल, और ना ही, ना तो प्रीस्ट और ना नोबल्स. ये हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में फ्यूडल लॉर्ड्स, ना तो फ्यूडल लॉर्ड्स और ना तो सामंतवाद और ना प्रीस्ट. इन दोनों का रूल, डोमिनेंसी वेनिस और जेनोवा जो सिटी है इटली के, यहाँ पर अब नहीं चलता था, वो खत्म हो चुका था. ये आप लिखिए. बहुत मर्चेंट, अब किसकी डोमिनेंसी थी? साहूकारों की, मर्चेंट्स की, ट्रेडर्स की और पैसे वालों की, बैंकर्स की, इनकी थी. मर्चेंट्स एंड बैंकर्स
एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ये सक्रिय रूप से भाग लेते थे, है नहीं, सरकार को बनाने में, ग्रोइंग द है नहीं, इन ग्रोइंग द सिटी, एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट। और इस तरह से सिटीजनशिप, नागरिकता, धीरे धीरे नागरिक अपनी राइट्स को पहचानते गए, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस इनके सामने आए टू बी फॉलोड, इन्होंने उसको एम्ब्रेस किया नागरिकों ने। इसके क्या, इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट, हालांकि मिलिट्री डेस्पोट जो होते थे, मतलब पूरा पूरा मिलिट्री का शासन, पूरा शासन कुछ भागों में था। तो ये कह रहा है कि इवन व्हेन दीज, ये जो टाउन्स थे वो रूल, इन पर शासन हुआ करता था मिलिट्री डेस्पोट के द्वारा, द प्राइड फेल्ड तो बाय द टाउन पीपल इन बीइंग सिटीजन डिड नॉट वीकन, है नहीं। तो मिलिट्री आज भी यहाँ पर कुछ जगहों पर शासन करती थी, है नहीं, और वहाँ के जो नागरिक थे वो बहुत प्राइड, एक गर्व महसूस करते थे, है नहीं, आज भी, कि वो यहाँ के सिटीजन हैं, यहाँ के नागरिक हैं, और उनकी सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब ये पार्ट हम फिनिश होने के बाद 155 पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, डिफरेंट फैकल्टीज के बारे में जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया, है ना। अब यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिटीज, अब विश्वविद्यालय और ह्यूमैनिज्म, इन दोनों को आपको समझना है। द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप, यूरोप की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज थी, हैड बीन सेट अप इन इटालियन टाउन्स, इनको इटालियन टाउन्स में सेट किया गया था। द यूनिवर्सिटीज ऑफ पेडुआ एंड बोलोग्ना, बोलोग्ना और पेडुआ की यूनिवर्सिटीज जो पुरानी थी, जो इटली में एस्टेब्लिश थी, हैड बीन सेंटर्स ऑफ, ये सेंटर्स बन चुकी थी लीगल स्टडीज का, कानूनी पढ़ाई का बन चुकी थी। एंड फ्रॉम द 11, कब बनी थी, 11th सेंचुरी में लीगल स्टडीज का सेंटर बन चुकी थी। ये दोनों यूनिवर्सिटीज हैं, ये दोनों विश्वविद्यालय कहाँ के, इटली के। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी, यूरोप में, इटली में कॉमर्स, व्यापार एक खास काम बन चुका था, एक एक्टिविटी, एक गतिविधि बन चुकी थी कॉमर्स, व्यापार, जिसके लिए कुछ, आप जानते हैं कॉमर्स जो पढ़ता है उसमें बहुत से कानून भी होते हैं, लीगल पॉइंट भी होते हैं, कुछ अलग तरह का ये बिजनेस, जिसमें क्या चाहिए, जिसमें लॉयर्स चाहिए, जिसमें लॉयर्स कानूनों को इंटरप्रेट करने के लिए उनकी मदद चाहिए, कानून चाहिए, कानूनों को समझाने वाला, ठीक है। तो उसके लिए फिर लॉ इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया, कानून की पढ़ाई भी शुरू की गई। ये आपसे कहता है एक्टिविटी इन सिटी, देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, इंक्रीजिंग बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। क्यों डिमांड हो गई, क्योंकि ये कॉमर्शियल सिटीज बन गए, बिजनेस होने लगा विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री। और इसमें लॉयर्स और नोटरीज, ये दोनों चीजें, दोनों चीजों का ताल्लुक अदालत से है, कानून से है। इन दोनों चीजों को पढ़ाए जाने के लिए यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज एस्टेब्लिश की गई। इसके बाद इंटरप्रेट द रूल्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट विद विच हेल्प ऑफ ट्रेड, विदाउट विच ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल। ये वही बात कह रहा है जो आपको अभी बताई कि बिना वकीलों के और बिना नोटरीज के ये काम पॉसिबल, बिजनेस करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इन लॉयर्स की और नोटरीज की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट महसूस की गई, और इसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा। ये मेन सब्जेक्ट हो गया वहां का, और जो सब्जेक्ट इनके साथ साथ फिर कहता है कि लॉ वाज देयरफॉर ए पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, बट देयर वाज नाउ ए शिफ्ट इन, मतलब लॉ जो था, ये कानून एक विशेष वहाँ का पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन गया। और इसके साथ साथ along with it was studied in the context of the earlier Roman culture। अब यहाँ पर एक फिलोसोफर आते हैं, राइटर आते हैं, जिनका नाम है फ्रांसिस्को। वो अपनी ओपिनियन रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रिप्रेजेंट द, वो एक चेंज लेकर आए। अब तक जो चल रहा था यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, वो अपनी जगह पर एज इट इज था, लेकिन उसके साथ इन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि अगर हम एंशियंट कल्चर ऑफ रोम एंड ग्रीक को भी हम ऐड कर दें प्रेजेंट कल्चर में, 14th सेंचुरी के बाद जो पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर हम इसको ऐड कर दें कुछ एलिमेंट्स, कुछ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रोमन एंड ग्रीक कल्चर के,
तो उससे हमारी पढ़ाई और ज़्यादा बेटर होगी, बेहतर होगी। ये उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने ये भी ओपिनियन दी एक एंशियंट जो ऑथर्स हैं रोमन और ग्रीक के, उनको उनकी क्लोज रीडिंग की जाए, उनको बहुत ध्यान से पढ़ाया जाए, पढ़ा जाए और पढ़कर और उसको फिर इसमें ऐड किया जाए। इसी के अकॉर्डिंग इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ के अंदर नेक्स्ट जो पैरा है ये आपको बताता है दिस एजुकेशनल प्रोग्राम, ये शैक्षणिक जो कार्यक्रम था इम्प्लाइड, इसका मतलब था कि देयर वाज मच मोर टू बी लर्न विच रिलीजियस टीचिंग अलोन कुड नॉट गिव। अब तक जो भी रोमन एम्पायर से लेकर अब तक जो भी शिक्षा चल रही थी वो पुजारियों के हाथों में थी। पुजारी से मतलब चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उनके हाथों में थी, उस पर डिपेंड थी। तो अब उससे हटकर कुछ इनको दिया जाए 14th सेंचुरी के बाद। उसमें दिस वाज द कल्चर, ये वो कल्चर था विच हिस्टोरियंस इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं उन्होंने व्हाट टू बी लेबल ह्यूमनिज्म, ये वो कल्चर था। कौन सा कल्चर? धर्म से अलग हटकर पढ़ाया जाना, अदर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना, जैसे ग्रामर है, जैसे पोएट्री है, जैसे हिस्ट्री है, रिटोरिक है, ग्रामर है, मॉरल फिलोसॉफी, इस तरह के सब्जेक्ट जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लोग उस डायमीटर से, उस दायरे से, उस जोन से बाहर निकले। ये कोशिश की गई ग्रीक और रोमन कल्चर को पढ़कर और 14th सेंचुरी के बाद के स्टडीज को, उनकी जो सब्जेक्ट है उनको पढ़कर, दोनों को मिक्स करके तो इस तरह से ह्यूमनिज्म को पढ़ाया जाए, ये उनकी राय थी। तो अर्ली 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज फॉर द मास्टर्स, मतलब ह्यूमनिस्ट 15th सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट वर्ड उन मास्टर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, टीचर के लिए इस्तेमाल किया गया जो हिस्ट्री, ग्रामर, रिटोरिक, पोएट्री, मॉरल फिलोसॉफी इसको पढ़ाते थे, उनके लिए इस्तेमाल किया गया ह्यूमनिस्ट वर्ड। ये वर्ड लैटिन है और ये निकला है, ह्यूमनिस्ट निकला है ह्यूमनिटास लैटिन वर्ड है और ह्यूमैनिटीज इसी से निकला है। हैड बीन यूज, और इसका इस्तेमाल बहुत सेंचुरी पहले भी हुआ करता था लिमिटेड फॉर्म के अंदर, और आज फुल फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा जूलियस सीजर के टाइम पे। ये कह रहा है कि दिस सब्जेक्ट वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम विद द रिलीजन, ये जो सब्जेक्ट है इसका धर्म से कोई, ये धर्म से इनको नहीं लिया गया है, ये धर्म से बाहर जाकर के बाहर के सब्जेक्ट है। एंड एम्फसाइज्ड इसमें स्किल्स पर जोर दिया गया है कि किस काम को हम किस तरह करें। अगर हम कोई चीज लिखें तो उसको ऐसा लिखें कि जिससे सोसाइटी में चेंज आए, हमारी इकोनॉमी के अंदर बदलाव आए, पॉलिटिक्स में बदलाव आए, समाज में हमारे बदलाव आए, इस तरह की चीजें, नए नए आइडियाज इसके अंदर इंफ्यूज किए गए। एम्फसाइज डेवलप्ड बाय, इसके बाद 156 पेज पे आइए आप, 156 पेज पर इस पे कह रहा है कि दीज, ये क्रांतिकारी आइडियाज, ये नए आइडियाज अट्रैक्टेड, इसने बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, अदर कंट्रीज का भी ध्यान आकर्षित किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का, विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, पर्टिकुलरली इन द न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन पेट्रियार्क में जो एक नई यूनिवर्सिटी पेट्रियार्क फ्रांसिस्को इसके नाम से एस्टेब्लिश हुई थी, उस विश्वविद्यालय ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। दिस सिटी हैड नॉट मेड मार्क एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड और लर्निंग। 13th सेंचुरी में ये जो बोलता है इसका, सॉरी, तो ये कह रहा है कि एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन पेट्रियार्क ऑन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस। कहाँ लगाया इसका? फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ठीक है, ये एडवांस सिटी है कहाँ के? इटली के। यहाँ पर फ्लोरेंस में ये पेट्रियार्क यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई और यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने लोगों के, दुनिया की जो अदर यूनिवर्सिटीज थी उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। टिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी के अंत तक, यानी दिस सिटी हैड नॉट मेड ए मार्क एज सेंटर ऑफ ट्रेड, इस सिटी ने बिजनेस के फील्ड के अंदर, बिजनेस के क्षेत्र में अभी कोई ऐसी खास काम, खास रोल प्ले नहीं किया था
बिजनेस में ना लर्निंग में। लेकिन अब ये बहुत एडवांस हो चुकी थी फ्लोरेंस नाम की यूनिवर्सिटी। बट थिंग्स, लेकिन जो हालात थे, परिस्थितियां थी, वो अब बदली, अचानक बदली 15th सेंचुरी में। और एक सिटी इज नॉन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन एज मच एज बाय इट्स, और ये वो सिटी, ये फ्लोरेंस अब जाने जाने लगा अपने बिजनेस के लिए एज वेल एज अपने सिटीजन नागरिकों के लिए। एंड फ्लोरेंस हैड कम टू बी नोन एज, और जो फ्लोरेंस था इटली का सिटी था जो इतना पॉपुलर हो गया था, टू बी नोन, अब ये बिकॉज ऑफ ना, अब ये बहुत पॉपुलर हो गया। क्यों? 15th सेंचुरी के बाद डेंटे, ये कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं, डेंटे एलिगेरी, है ना, ए लेमैन हु रोट एन रिलीजियस थीम, जिन्होंने रिलीजियस थीम लिखा था उसके लिए ये पॉपुलर हुए। और गियोटो, GI, और गियोटो एक आर्टिस्ट थे हु पेंटेड लाइफ साइज, जिन्होंने लाइफ साइज 6-6 फुट के, आपके हमारे कद के हाइट के हिसाब से उन्होंने पेंटिंग बनाई। इन दो लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को बहुत पॉपुलर कर दिया दुनिया में। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर डन बाय द अर्लियस्ट, इनसे पहले जो आर्टिस्ट बनाते थे, फिगर्स बनाते थे, पेंटिंग करते थे, ये फिगर जब इन्होंने बनाए गियोटो ने, ये बिल्कुल डिफरेंट थे और बहुत ही पॉपुलर हुए, लोगों ने बहुत लाइक किया इनको, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी, ये फ्लोरेंस बहुत पॉपुलर हो गए। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड, तभी से मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी के रूप में, एक बुद्धिजीवी शहर के रूप में ये फ्लोरेंस उभर के सामने आया। एंड एज ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, और आर्टिस्टिक कला के क्षेत्र में ये सिटी बहुत पॉपुलर हो गया। द टर्म, एक नाम है रेनेसेंस मैन मतलब रीअवेकनिंग मैन, वो इंसान जिसने कई चीजों को जगा दिया, कई चीजों को बेदार कर दिया, यानी सामने ले आया। इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट। रेनेसेंस मैन 14th सेंचुरी के बाद के जो मैन था यूरोप कंट्री का, वो रेनेसेंस मैन कहलाया। क्यों कहलाया? उसने बहुत सारी चीजों को, उसने बहुत सारे अपने इंटरेस्ट, बहुत सारी अपनी स्किल्स को वो सामने लेकर आया। बिकॉज मैनी ऑफ द इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन ऑफ दिस टाइम वर पीपल ऑफ मैनी पार्ट। एक आदमी, पीपल ऑफ मैनी पार्ट, एक आदमी, इस दौर का, इस जमाने का एक आदमी, अनेक उसके अंदर खूबियां थी, उसमें स्किल्स थी। एक आदमी राइटर्स भी हुआ करता था, उसमें इतना टैलेंट आ चुका था, राइटर, पोएट, कई चीजें, पीपल ऑफ मेनी वर्ड्स, मतलब वो की स्किल्स रखने वाला आदमी, रखने वाले पीपल देखे गए, इसलिए इनको रेनेसेंस आ गया। मतलब वो आदमी, वो लोग, उस जमाने के वो लोग जिनमें कई तरह के लॉजिक्स, कई तरह की स्किल्स डेवलप थी, उन्होंने डेवलप करी। राइटर्स भी हुए, पोइट्स भी हुए, स्कल्पचर भी हुए, सभी तरह के लोग। ये कहना चाहता है आपको यहाँ पर। हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम, दे वर स्कॉलर्स। इनमें कौन कौन थे? स्कॉलर्स थे, डिप्लोमेट थे, थियोलॉजियन आर्टिस्ट थे, कंबाइंड इन वन। मतलब एक के अंदर कितना वर्सेटाइल पर्सनालिटी वो देखा गया इसके अंदर। एक आदमी अनेक विद्याओं को, अनेक स्किल्स को अपने आप के अंदर समेटे हुए रहता था। अब इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। आज हम इतना ही लेंगे, ओके। इसको फिर अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, धीरे धीरे तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, इसको हम लेंगे, ओके। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।